फेसबुक ग्रुप पर कुछ प्रश्न दिए गए थे, उसके उत्तर पर चलिए चर्चा कर ली जाए। एक जो प्रश्न दिया गया था, हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह है और गंगा नदी के सारे जलों को अवशोषित कर टेम्स नदी में निचोड़ देते हैं, किसका कथन है? तो ये मद्रास के एक अधिकारी थे सुल्लिवन, उनका कथन है। ठीक है, मात्र अंकित रॉय ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, बाकी कोई उत्तर नहीं दे पाए। 1632 में जब अकाल था उस समय मुगल बादशाह कौन थे? ठीक है, इसमें शाहजहां पर 18 उत्तर आए हैं और जहांगीर पर 24 उत्तर आए हैं, लेकिन जहांगीर की मृत्यु तो 1627-28 में ही हो गई थी, इसलिए जहांगीर का कोई सवाल ही नहीं है। इसका उत्तर जो है शाहजहां होगा। ठीक है, इसके उत्तर जो सही देने वालों में कुछ हैं आपके, सतीश सिंह हैं, लवकेश यादव हैं, नीरज मौर्य हैं, आशीष रंजन मिश्रा है, मोहम्मद शब्बीर हैं, कौशल सिंह, निखिल ठाकुर, चंदन कुमार, गंगा रविदास, अभिराम शुक्ल, आलोक चौरसिया, रूपेश सिंह, पीके यादव, भूपेंद्र पांडे, नवलेश कुमार, गौतम सिंह राजपूत, निर्भय कुमार। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से उत्तर दीजिए, गलत नहीं होगा। एक प्रश्न जो आपके थे, हाँ, भारत का पहला चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ? इसमें अधिकांश उत्तर सही आए हैं, इसका उत्तर जो है बेतिया होगा। ठीक है, भारत की जनगणना सर्वप्रथम किस वायसराय काल में हुई? इसके उत्तर भी सही आए हैं। प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मायो के काल में ही हुई थी, लेकिन किस जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होने लगा, उस स्थिति में उत्तर जो होगा लॉर्ड रिपन होगा। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का काल निम्न में से किस काल को कहा जाता है? ठीक है, तो जो सबसे प्राइमरी काल था 1757 से 1813, उसी को कहा जाएगा ना वाणिज्य, क्योंकि उस समय वाणिज्य एक तरह से व्यापारी के रूप में अंग्रेज थे, ज्यादा शक्तियां उनके पास भारत में नहीं आई थी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त जो है किन किन क्षेत्रों में हुआ था? तो ये जो आपका होगा पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, इसलिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों उत्तर होगा। ठीक है, 2 लोगों ने इसमें सही उत्तर दिया है। जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था में अंग्रेज नियंत्रित भारत का कितना प्रतिशत भूमि पर? ये मैंने लिख दिया था, 19% भूमि पर था, सबसे कम क्षेत्र में था। ठीक है, 51% रैतवाड़ी था, महलवाड़ी जो था वो 30% था। महलवाड़ी के प्रणेता कौन थे? ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी, ये तो काफी इंपॉर्टेंट था। सुधीर रजक, सुमित सिंह, संजीव कुमार सिंह, सुमन सिंह, मोहम्मद इफ्तिकार, कुमार ऋतिक, भूपेंद्र पांडे, कादिर खान इत्यादि ने सही उत्तर दिया है। निम्न में से किस व्यवस्था में सूर्यास्त कानून लागू थे? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, हालांकि उत्तर इसमें सही नहीं आए हैं। सूर्यास्त कानून का अर्थ था कि एक निश्चित तिथि तक जो है टैक्स को दे देना था, अन्यथा जमींदारी जो है नीलाम कर दी जाती थी। कौन वाणिज्यिक फसल नहीं है? ज्वार नहीं है। ठीक है, जूट है, गन्ना है, चाय है, कपास है, कॉफी है, सब तो वाणिज्यिक फसल में हम शामिल आप करते हैं। राव के द्वारा 1931-32 में 62 रुपया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कितना बताया था 1867-68 में? 20 रुपया। सुधीर रजक और सुरेश कुमार जो है सिर्फ इसका सही उत्तर दे पाए हैं, बाकी कोई उत्तर नहीं दे पाए। धन के निकास का सिद्धांत बहुत ही जो है प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये दादा भाई नौरोजी हैं। 9 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। मुगल काल तक भारतीय गांव किन वस्तुओं को छोड़कर पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे? देखिए, यहां पर मैंने बताया था क्लासेस के दौरान, नमक और लोहा। ठीक है, इसका उत्तर जो है कोई सही नहीं दे पाए हैं, जबकि ऐसे प्रश्न जो है आ जाया करते हैं और एक भी उत्तर जो है सही इसमें नहीं है। किसने कहा था भारतीय बुनकरों की हड्डियां जो है बिखरी पड़ी हैं? ठीक है, 3 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, जो मार्क्स थे, साम्यवाद के जनक प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में।
तो कार्ल मार्क्स जो है, इसका उत्तर जो है सुमन सिंह, संदीप यादव और कादिर खान ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे। हाँ, कोहबर चित्रकला निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? ये जो है बिरहोर जनजाति से संबंधित है। हजारीबाग में इनका संकेंद्रण है और कुछ पश्चिमी झारखंड में भी पाए जाते हैं। वरुण सिंह, सुरेश कुमार, क्रिश सिन्हा, जितेंद्र गुप्ता, के दास, प्रिंस कुमार, रंजित कुमार सिंह और जितेंद्र दयाल राय के द्वारा इसका सही उत्तर दिया गया है। और कुछ प्रश्न जो है आपके द्रविड़ समूह की भाषा, ठीक है, जो सौर पहाड़िया माल पहाड़िया के द्वारा मालतो भाषा बोला जाता है, जो उरांव के द्वारा कुड़ुक बोला जाता है, वो दोनों होगा ना। बहुत कम लोग सही इसका उत्तर दे पाए हैं। ये सब उत्तर देना होगा, अन्यथा जेपीएससी का जैसा क्वेश्चन पिछला बार आया था ना, छठे जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का जीएस और झारखंड, बहुत ही टफ क्वेश्चन थे। अगर आज से तैयारी नहीं कीजिएगा तो जब भी हो, अप्रैल मई में जब भी एग्जाम होगा, जून में, ठीक है, तो समय बहुत कम है, 3-4 महीना समय है, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। फिर कब निकलेगा वैकेंसी इसके बाद यहाँ कोई गारंटी नहीं रहता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन आकर्षण के थे? ये सब हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब जो है चलिए आपका कुछ कमीशन से अपडेट्स देख लेते हैं। यहाँ जो आपका सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो है छठी जेपीएससी पर जो है अंतिम सुनवाई करने का निर्णय लगभग हाईकोर्ट ने ले लिया है। क्योंकि हाईकोर्ट लंबे समय से 1 सप्ताह 2 सप्ताह का टाइम जो है सरकार और जेपीएससी को हाईकोर्ट के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन अब चूंकि समय सीमा लगभग जो है बहुत ज़्यादा समय जो है पार हो गया है और अभ्यर्थियों के हित जो है प्रभावित हो रहे हैं, और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं से तनाव में होंगे कि क्या होगा नहीं होगा। इसलिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जितना भी आप लोगों को, अब सारे पक्षों को कह दिया है कि जो भी अब आप लोगों को लाना है 1-2 फरवरी तक ले आइए। फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है हम लोग इस पर अंतिम सुनवाई करेंगे। देखिए क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी अंग्रेजी के मामले पर जो है हाईकोर्ट क्या डिसीजन लेती है, और दूसरा जो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% और 36.5% या 32% जो था उस पर क्या डिसीजन लेती है, अलग अलग पत्रों के लिए होगा या एक पत्र के लिए होगा। और जहाँ तक 7वें जेपीएससी 7वें से 10वें जेपीएससी की बात है, तो उसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने की थी कि हम लोग जो है इसको जनवरी के फर्स्ट वीक में निकालेंगे। लेकिन जैसा मुझे प्रतीत होता है कि छठे जेपीएससी में जो नियमावली थी उससे कुछ परिवर्तित नियमावली आई है, ठीक है, खास करके हिंदी और अंग्रेजी के क्वालिफाइंग पेपर में। इसलिए शायद सरकार अभी बच रही है कि अगर छठी जेपीएससी का अंतिम सुनवाई हो जाता है उसके बाद अगर इसको निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। जितने भी सीट हैं 250 के आसपास जो भेजे जा चुके हैं, अब फिर बाद में भेजे जाएंगे, वो मैटर नहीं, मैटर सिर्फ है छठी जेपीएससी। छठी जेपीएससी का शायद मामला क्लियर होते ही वो आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को तैयारी करते रहना है। इसके अलावा यूपीएससी से खबर आ रही है, जैसा कि आपको पता है कोरोना काल में आपके एग्जाम हुए थे अक्टूबर में, प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा, संघीय सिविल सेवा के, तो कई लोगों के एग्जाम जो हैं छूट गए थे। तो अभ्यर्थियों के द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि एक अतिरिक्त मौका उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये अब क्लियर हो चुका है कि मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है आपका झारखंड में अब शिक्षकों के प्रोन्नति के अवसर बढ़ेंगे, ठीक है, और उन्हें भी ऑफिसर बनने के संबंध में कई प्रावधान किए गए हैं। आप प्रभात खबर में आज पढ़ सकते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपकी परीक्षाएं जो है पीसीएस की मुख्य परीक्षा चल रही हैं, ठीक है। इस संबंध में एक जो आज समान अध्ययन के कल पत्र हुए थे, उसमें पहली बार ये ट्रेंड देखा गया है पीसीएस में कि उत्तर प्रदेश को जो है महत्व दिया गया है,
ठीक है। जो फर्स्ट पेपर के कुल 200 मार्क्स थे उसमें 48 मार्क्स जो है 48 मार्क्स जो है उत्तर प्रदेश से ही पूछे गए हैं। होना भी चाहिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में स्टेट के प्रश्नों को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः चाहे डीएसपी बने या पीसीएस ऑफिसर बने या कोई भी अन्य पद किसी भी अभ्यर्थी को प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से उस राज्य में ही उनको सेवा करना है। तो राज्य के बारे में जितनी अधिक जानकारी रहेगी वो उतनी अच्छे से उस राज्य को, उस स्टेट को सर्व कर पाएंगे। और जो अगर क्वेश्चन की बात की जाए और सेकेंड पेपर में जो है करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स को बहुत महत्व दिया गया है। आप लोग जो है करेंट अफेयर्स का जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ, जैसे क्वाड पर दिया है या फिर संपादकीय हुआ अलग अलग पेपर के, वो हमेशा पढ़ते रहिए और उससे कुछ मेन पॉइंट्स जो है लिखते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से आजकल के जो सामान्य अध्ययन यहाँ तक कि ऑप्शनल्स के पेपर को भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, जो आपका यूपी से कुछ प्रश्न आया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पूछा गया था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुने गए नगरों की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चुना गया है उनका विशेषता आपको लिखना है। तो कहीं ना कहीं से ज्योग्राफी से प्रभावित है। ठीक है, ज्योग्राफी में अगर नगर भूगोल आप पढ़े हुए हैं तो ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने में सरलता होगी। एक फिजिकल ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के फिजिकल ज्योग्राफी से उत्तर प्रदेश का भौतिक प्रदेश के बारे में बताना था, खास करके भाबर और तराई के बारे में बताना था। जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी अच्छी तरह से पढ़ा है तो वहां तो आप जब उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे तो भाबर तराई को पढ़ेंगे ही। उसमें मेन जो है आपका उत्तर प्रदेश को पढ़ना ही पड़ता है। आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जो आपका प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में क्रमशः परिवर्तन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको पहले समझना होगा फिर उत्तर देना होगा। क्रमशः परिवर्तन का अर्थ हुआ कि पहले क्या साधन थे, पहले की भी जानकारी होनी चाहिए और उसमें कुछ क्या नए चीज जुड़ रहे हैं। क्रमशः परिवर्तन का ही अर्थ हुआ। ठीक है, पहले क्या साधन थे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देना है, फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए फिर क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसके बारे में लिखना होगा। इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि आवश्यक डायग्राम वगैरह दे दें, मैप वगैरह आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मैप जैसा भी जानते हैं बना करके बुंदेलखंड रीजन जो है, ठीक है, झांसी के आसपास जो है, वहां पर जो है आपको सारा साधन को दिखा देना होगा मैप में। पहले क्या था एक मैप बना के बाद में क्या था, या एक ही मैप में अलग अलग करके अलग अलग कलर से आप दिखा सकते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक जो आपका है कि कोविड-19 और उत्तर प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस सब राइटिंग प्रैक्टिस से आएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा तो लगभग हर टॉपिक जो है आपका कमांड होता जाएगा। उम्र सीमा के संबंध में एक सिफारिश की गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कि वहां जो है अभी जो 40 वर्ष है उसको घटाकर अधिकतम उम्र सीमा जो है सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष कर दिया जाएगा। इस पर काफी विवाद है। अभ्यर्थी जो है काफी चिंतित हैं जो 30 से ऊपर हैं कि क्या होगा उनका भविष्य। ठीक है, जो तैयारी वो कर रहे थे पिछले 4-5 वर्षों से 30 पार कर चुके हैं। तो जहां तक मेरा विचार है तो सरकार जो है पहले 1 या 2 साल का जो ट्रांजिशनल पीरियड जरूर देना चाहिए। यहाँ 2 साल के बाद से लागू होगा और संभवतः सरकार ऐसा करेगी भी। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही विवाद चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्या निर्णय होता है, क्योंकि जो पेपर में आया है कि फरवरी 2021 उम्र सीमा का निर्धारण होगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है जो पिछली बार विज्ञापन आया था आपने देखा होगा कि उसमें 213 का कट ऑफ था। तो ये जो आपका फरवरी 21 पेपर में डाला गया है वो निश्चित रूप से न्यूनतम उम्र सीमा के लिए होगा। अधिकतम उम्र सीमा का काउंट जो होगा आपका 213 से ही होगा। निश्चिंत रहिए, इस बार मौका मिलेगा क्योंकि काफी विवाद हुए हैं पिछले
दोनों जेपीएससी के जो एग्जाम हुए 5वें और 6ठे। तो सरकार और विवाद अगर नहीं करना चाहती है तो निश्चित रूप से 213 को अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ रखा जाएगा। और बाकी वेट कीजिए, फरवरी माह में विज्ञापन का, इस माह तो संभावना अब क्षीण होते जा रही है। और आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और हमारे वीडियोज को देखिए, और फेसबुक ग्रुप में जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, टेलीग्राम में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए, ताकि जो वंचित बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के कारण उनको सामग्री नहीं मिल पाती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें बेस्ट सामग्री मिले। ठीक है, अपने अनुभव का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उन अभ्यर्थियों तक पहुँचाना चाहता हूँ जिनमें मेरिट तो है। ठीक है, मेरिट तो है, लेकिन संसाधनों के अभाव में वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम एक उनको रास्ता मिलेगा जिससे वे अपने मेरिट का प्रयोग करके कुछ अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसके वे अधिकारी हैं। ठीक है, और अगर पद प्राप्त कर लेंगे तो ऐसे अभ्यर्थी जो है निश्चित रूप से राज्य और देश के विकास में सहायक होंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।